हम लोग पढ़ रहे थे क्या भाई? हम लोग पढ़ रहे थे क्या? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब देखो कि इस एम्पियर्स सर्किटल लॉ में मैं आपको बोला था क्या कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये एक अल्टरनेट मेथड है, जिसको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है? पहला में आपको चूज करना है, चूज एन एम्पियर्स लूप। क्या करना है? चूज एन एम्पियर्स लूप। और इस एम्पियर्स लूप के बारे में 3 पॉइंट याद रखना है। 3 पॉइंट क्या क्या याद रखना है? ये क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक ना? इसको मस्ट पासेस थ्रू पॉइंट पी, मस्ट पासेस थ्रू पी। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या? इसको होना चाहिए क्या? सिमेट्रिक। इसको होना चाहिए क्या? सिमेट्रिक। उसके बाद क्या बात किए थे दूसरा में? टेक डायरेक्शन ऑफ लूप। लूप का डायरेक्शन लेंगे किसके द्वारा? तो बाय राइट हैंड थंब रूल के द्वारा, है ना? राइट हैंड थंब रूल के द्वारा कि अगर लूप रहे और लूप में करंट आ रहा है ऐसे बाहर आई, तो राइट हैंड का अंगूठा बाहर करेंगे, 4 उंगली जिधर मुड़ेगा लूप का डायरेक्शन उधर ही होगा। अगर लूप है, लूप में करंट जा रही है अंदर के तरफ, तो अंगूठा अंदर लगाएंगे, 4 उंगली को जिधर मोड़ेंगे लूप का डायरेक्शन हो जाएगा उधर ही। लूप का डायरेक्शन लेने के लिए, और आपको इसमें हम ये बात बोले थे क्या कि टेक डीएल इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, कि लूप के डायरेक्शन में ही क्या करिए? आप डीएल को लीजिए। डीएल एलिमेंट हमेशा किधर होगा? लूप के डायरेक्शन में। और उसके बाद आपको क्या बोले थे तीसरे नंबर पे? कि जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो होगा, ये बी डॉट डीएल किसके बराबर में होगा? म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर में। इसको आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। सिमेट्रिक जैसे ही रखेंगे, तो सिमेट्रिक रखेंगे तो बी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? ये सारी चीजें हम लोग पिछले दिन देखे थे। आज हम लोग एक एक करके इसका 2 एप्लीकेशन देखेंगे। एक इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, पिछले दिन भी मैं दिखाया था। और एक दिखेंगे कि वायर रहे कैसा? हॉलो सिलिंड्रिकल। वायर रहे कैसा? हॉलो सिलिंड्रिकल। और इनफाइनाइट लेंथ का। तो देखो हॉलो सिलिंड्रिकल जब रहेगा तो करंट इसके अंदर वाले पोर्शन से नहीं बहेगा। करंट बहेगा किधर? केवल इस वाले पोर्शन, चाहे बाहर आएगा चाहे अंदर जाएगा। तो आज हम लोग इस दो के कारण हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो टॉपिक अपना है, ये टॉपिक है क्या? तो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ। टॉपिक है क्या? एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ का हम लोग यूज करने वाले। इंडिविजुअली एम्पियर्स सर्किटल लॉ बहुत कम ही चांस होता है कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन याद रखना है, कभी कभी छोटे नंबर में पूछे जा सकते। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ का जो एप्लीकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है। जैसे हम लोग वहाँ गॉस लॉ इंपॉर्टेंट किए थे, ऐसे ही यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ भी इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन। तो इसके एप्लीकेशन में बेटा जो पहला एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, वो पहला एप्लीकेशन क्या पढ़ना है? कहेगा कि यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। आपसे क्या कहेगा कि यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, फाइंड द, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट, ड्यू टू एन इनफाइनाइट
करंट कैरिंग वायर, कि एक करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, और उससे उससे आर डिस्टेंस दूरी पर, उससे आर डिस्टेंस दूरी पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और लगाना किस चीज को है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ को। बात समझ में आ रही है? तो भाई अपने पास दिया हुआ क्या है कि एक इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर का मतलब ये इधर भी इनफाइनाइट तक गया और ये इधर भी कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक गया। करंट कैरिंग वायर है, तो मान लीजिए कि इससे किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में करंट बह रही है, कितनी, आई। और आपको कहा क्या जा रहा है कि इस वायर से बेटा, इस वायर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, और इस पी पॉइंट पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, किसका यूज करके, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज करके। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन में मैंने आपको सबसे पहला काम क्या कहा है कि एम्पियर्स लूप सेलेक्ट करिए। और एम्पियर्स लूप को सेलेक्ट करते समय आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। क्लोज लूप होना चाहिए, पॉइंट पी से पास करना चाहिए, और करंट कैरिंग वायर के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो ज्यादा बेहतर हो। तो देखो ये करंट कैरिंग वायर है, इससे करंट ऊपर जा रही है, पी पॉइंट कहीं इधर है, इसके सिमेट्रिक एक लूप बनाएंगे तो ऐसा सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो अगर हमको एम्पियर्स लूप सेलेक्ट करना है, तो एम्पियर्स लूप एक ऐसा सर्कल हो जाएगा कि नहीं, एम्पियर्स लूप क्या हो जाएगा, एक ऐसा सर्कल हो जाएगा। ये मैंने एक एम्पियर्स लूप सेलेक्ट किया है, और ये एम्पियर्स लूप जो है तो पी पॉइंट से पास भी कर रहा है, क्लोज लूप भी फॉर्म कर रहा है, और साथ साथ में करंट कैरिंग वायर के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको आप क्या करिए कि ऊपर से देखिए, इस एम्पियर्स लूप का आप कौन सा व्यू लीजिए, टॉप व्यू। ऊपर से देखिए, इसको ऊपर से देखोगे, ऐसे जब इसको ऊपर से झांक के देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा पूरा। तो जो सर्कल दिखेगा भैया, वो सर्कल कैसा दिखेगा तुम्हारा, ये देखना जरा ध्यान से, सर्कल दिखेगा ऐसा। और इसमें लगेगा आपको क्या कि आपके मुंह के तरफ करंट आ रही है, बाहर की तरफ करंट आता किधर दिखेगा, बाहर की तरफ। जब इसको ऊपर से दिखोगे तो ऐसा सर्कल दिखेगा, और इसमें करंट बाहर आता हुआ दिखेगा तुमको। तो बाहर आने वाले करंट को हम लोग जो दिखाते हैं, बाहर आने वाले करंट को हम लोग किस चीज से दिखाते हैं, डॉट से। और इससे जो करंट आने वाली है वो है कितनी, आई, इसका रेडियस है कितना, आर। बात समझ में आ गया? लूप सेलेक्ट हो गया अपना, ये चीज जो है ये है अपना क्या, ये है अपना एम्पियर्स लूप, ये है क्या, अपना एम्पियर्स लूप। अब मैं क्या बोला, आप इस लूप का डायरेक्शन डिसाइड करिए। तो लूप का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करिए, करंट आ रही है बाहर, 4 उंगली मुड़ेगा ऐसे, मतलब लूप का डायरेक्शन हो जाएगा कैसा, ऐसा। लूप का डायरेक्शन डिसाइड हो गया। आपको मैं बोला हूं क्या कि डीएल हमेशा लूप पर ही लेना है और लूप के डायरेक्शन में ही लेना है। डीएल कहाँ लेना है, लूप पर और लूप के डायरेक्शन में। तो बेटा अगर यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट तुम डीएल काटोगे, तो डीएल का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन में कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। और इसी पॉइंट पी पर जो है, तो तुम जरा सा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का भी बात करो, तो देखो तो करंट बाहर आ रही है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, डीएल के जैसा ही होगा। यहाँ पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का भी अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए बी और डीएल दोनों लूप के टेंजेंशियल है। तो हम आपको बोले थे कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ अपने लिए यूजफुल हो जाता है कब, जब पहला केस बी एंड डीएल दोनों ही क्या हो जाए, टेंजेंशियल हो जाए, या तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, या तो बी कितना कर जाए, 0 कर जाए। बात समझ में आ रहा है? ये तीन चीज, तो एक चीज को तो फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एंगल बिटवीन वेक्टर डीएल एंड वेक्टर बी, तो थीटा इक्वल टू ये कितना है, 0 डिग्री है। अब ध्यान देना कि अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ हम ये बात जानते हैं क्या, एम्पियर्स सर्किटल लॉ हम लोग ये बात जानते हैं क्या भाई
कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो होगा वो किसके बराबर में होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के इक्वल होगा। ये बात तो जानते हैं। ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, तो बी डॉट डीएल को बी डीएल कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसका इंटीग्रेशन है और इक्वल टू कितना, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। बात समझ में आ रही है। आप देखिए कि थीटा के जगह पर अपने पास है कितना, कॉस। बी और डीएल के बीच का एंगल होगा थीटा, बी डॉट डी लिए हैं, तो बी और डीएल के बीच का एंगल अभी हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 0 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो कॉस का वैल्यू रखा है वो 0 डिग्री होगा और ये किसके बराबर में होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर में। ध्यान देना कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाता, ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन बी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स क्या, आई इनसाइड। अब जरा सा ध्यान से देखना कि बी का बात करें तो एम्पियर्स लूप पे किसी भी पॉइंट पर करंट कैरिंग वायर से इक्वल डिस्टेंस रहेगा आर 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 हमेशा। इस वायर से यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, ऊपर भी आर, डिस्टेंस बराबर रहेगा तो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बराबर रहेगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ से कि अब यहाँ से हम लोगों को बात ये करनी है क्या, हम लोगों को बात ये करनी है क्या कि एट ऑल द पॉइंट्स on Ampere's loop, at all the points on Ampere loop, Ampere's loop के किसी भी पॉइंट पर the value of B is constant। क्या होगा, the value of B कैसा होगा, constant होगा। क्यों, ड्यू टू इक्विडिस्टेंट पॉइंट। सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्विडिस्टेंट ही हैं, इसीलिए क्या होंगे, बी के वैल्यू कांस्टेंट हो जाएंगे। अब जब दोस्त बी कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में बाहर निकाल लेते हैं और ये किसके बराबर में हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का वैल्यू पता चल जाए और आई इनसाइड का वैल्यू पता चल जाए तो बी निकल जाएगा। देखो डीएल एलिमेंट जो हम लोग काट रहे हैं वो इस एम्पियर्स लूप पे काट रहे हैं। कितने एलिमेंट काट सकते हैं ऐसे ऐसे, और सारे एलिमेंट को जब हम फिर से जोड़ेंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा कि नहीं। इस सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। मतलब कि भाई अगर बात किया जाए आगे तो बात किया जाएगा आगे किस चीज़ का, अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का बात करें ये हो जाएगा किसके बराबर में, सरकमफेरेंस ऑफ एम्पियर्स लूप। किसके बराबर में, एम्पियर्स लूप के सरकमफेरेंस के बराबर में। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए कि दूसरा बात है कि आई इनसाइड क्या होगा, आई इनसाइड। तो देखिए लूप के अंदर में कितनी करंट है, आई करंट है, सारी की सारी करंट लूप के अंदर ही है। तो आई इनसाइड के जगह पर हम लोग कितना वैल्यू ले लेंगे, आई, और जब इस दोनों को इसमें रखिएगा तो बी टाइम्स इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड है। और इसमें दोनों का वैल्यू जब पुट करिएगा तो पुट करने से आपको कितना मिलेगा, बी इंटू 2 पाई आर डीएल के जगह और इक्वल टू म्यू नॉट और आई इनसाइड के जगह पर कितना, बी इक्वल टू कितना लिखिएगा, म्यू नॉट आई बाई कितना, 2 पाई आर। और यही चीज़ हम लोग बायो सरबताज लॉ लगा करके भी निकाले थे। एम्पियर्स लॉ से भी यही चीज़ निकला। लेकिन एम्पियर्स लॉ लगाना सर ज़्यादा आसान लग रहा है गॉस लॉ के जैसे, है ना, ज़्यादा आसान लग रहा है। क्या करना है, लूप चुनना है, लूप का डायरेक्शन चुनना है, काम हो जाना है ना। यही सारी चीज़ें थी। तो ये था इसका क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ का पहला डेरिवेशन, पहला एप्लीकेशन, जिसमें आपने देखा कि इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए। बात समझ में आ रहा है। अब अगला एप्लीकेशन देखिए, जो एप्लीकेशन यहाँ से ज़्यादा मज़ेदार आपको दिखे।
हम लोगों को दूसरा चीज देखना है क्या? दूसरा चीज देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट hollow cylindrical current carrying wire ये इनफाइनाइट वायर है। कैसा है? हॉलो सिलिंड्रिकल है। और उसके कारण हमको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो ध्यान से देखिएगा डायग्राम में, हॉलो सिलेंडर जो बनेगा मेरे भाई, वो हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा क्या? ये हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा, बीच से ये खाली है और कह रहा है क्या कि ये इनफाइनाइट है, मतलब इधर भी गया है कहाँ तक और इधर भी गया है कहाँ तक, इधर भी गया है इनफाइनाइट तक और इधर भी गया है कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है। अगर हॉलो सिलिंड्रिकल वायर आपके पास दिया हुआ है तो आपको इसका रेडियस कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। मान लीजिए इसका रेडियस है कितना? कैपिटल। और इसके सरफेस से होकर के करंट कितना बह रहा है ये भी आपको दिया होगा। मान लीजिए कितना? आई। तो अब कहेगा आपको क्या कि अब कहेगा क्या, मान लीजिए कि ये है आपका एक्सिस, इसका ये है क्या? इसका एक्सिस। सिलेंडर का एक्सिस होगा कुछ ऐसे, बीच वाला पॉइंट। तो आपको कहेगा क्या कि इसके एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे आप क्या करिए? मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। अब वो पॉइंट हो सकता है कि इस सरफेस के अंदर हो सकता है कि सरफेस पर हो और हो सकता है कि सरफेस के बाहर हो। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम क्या क्या किया है। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम क्या क्या किया है, ये चीज जरा सा देख लीजिए। हम लोग माने हैं क्या कि लेट अ हॉलो cylindrical wire let a hollow cylindrical wire of radius r, of radius कितना? r, having current कितना? ये एक हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है। इस वायर का रेडियस कैपिटल आर है और इससे करंट कितना बह रहा है? आई करंट बह रहा है। तो हमको करना क्या है? हमको करना क्या है? वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at a point P which is at a small r distance, which is at a small r distance from the axis of wire, कि इस वायर के एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर पर। तो एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हो सकता है कि ये वाला हो, एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी हो सकता है कि ये वाला हो सरफेस पर, और एक्सिस से आर डिस्टेंस ये भी हो सकता है कि कहाँ हो? सरफेस से बाहर। 3 केस लेंगे। तो 3 केस लेंगे तो ये वाला बनेगा आपका क्या? केस 1। ये वाला आपका बनेगा क्या? केस 2। और ये वाला आपका क्या बनेगा? केस 3। इनसाइड, आउटसाइड और एट द सरफेस। बात समझ में आ रही है? तीनों केसों को हम लोग अलग अलग डील करेंगे। और अब मैं कहीं पर आपको ये बात नहीं लिखूंगा कि बी इक्विडिस्टेंट है इसीलिए बी कांस्टेंट होगा। मैं डायरेक्ट अब बी को बाहर निकालूंगा। हर जगह मैं यहाँ लिख के आपको दिखा दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि वायर से बराबर दूर पर जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या? कांस्टेंट। क्लियर है बात है? अब देखिए कि इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं किस चीज का? केस 1 का। अब इसमें हम लोग जो केस 1 लेंगे, केस 1 में क्या कहे कि इफ पॉइंट P is inside the surface, inside the surface। जब सरफेस के अंदर बात करेंगे तो क्या कहानी होगी, जरा सा ध्यान से देख। ये था तुम्हारा सिलेंडर जो इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ये था तुम्हारा सिलेंडर जो इनफाइनाइट तक गया हुआ है, इधर भी और इधर भी। इसके रेडियस के बारे में हमको पता है कितना? कैपिटल। इससे करंट जो बह रही है वो है कितनी? आई। ये वाला जो है ये है इसका एक्सिस
और एक्सिस से आर डिस्टेंस पर कहीं पर है पॉइंट पी, यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस। तो आप देखिए स्मॉल आर छोटा है और कैपिटल आर बड़ा है, मतलब जैसे ही इनसाइड द सरफेस का बात करेंगे तो आर लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि सबसे पहला काम क्या करना है एम्पियर्स लॉ लगाते। तो एम्पियर्स लॉ लगाते टाइम सबसे पहला काम मैंने क्या बोला कि आप एम्पियर्स लूप चुनिए। क्या करिए, एम्पियर्स लूप चुनिए। और एम्पियर्स लूप चुनने के लिए मैंने आपको क्या बोला है कि ऐसा चुनिए कि पॉइंट पी से पास करे, सिमेट्रिक हो और क्लोज। ये एम्पियर्स लूप होगा कि नहीं होगा? चार्ज के सिमेट्रिक भी है, क्लोज भी है, पॉइंट पी से पास भी कर रहा है। और यही चीज जो हमने सेलेक्ट किया है, ये सेलेक्ट किया है क्या, एम्पियर लूप। अब फिर क्या करो, तुम इसको ऊपर से झांक के देखो। तो जब तुम इसका टॉप व्यू लोगे, जब तुम इसका टॉप व्यू लोगे तो तुमको क्या दिखेगा, ये जरा सा इमेजिन करना। क्या दिखेगा तुमको? तो तुमको एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल वायर का जो है एक पोर्शन दिखेगा तुमको। एक सिलिंड्रिकल वायर का एक पोर्शन दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो ये सिलेंडर का दिखेगा कि नहीं, ये वाला पोर्शन बड़ा। और उसके अंदर इससे एक छोटा सा जो है, इसके अंदर इससे एक छोटा सा जो है, तो आपको दिखेगा क्या, एम्पियर्स लूप। इसके अंदर एक छोटा सा आपको क्या दिखेगा, एम्पियर्स लूप, ऐसा दिखेगा। अब देखिए कि ये एम्पियर्स लूप में से ध्यान दीजिएगा कि इस सिलेंडर के सरफेस से आपको करंट आता हुआ दिखेगा। मान लीजिए कि ये है सिलिंड्रिकल सरफेस, तो करंट अंदर से तो आएगा नहीं। आप जब ऐसे करंट बह रही है और ऊपर से हम देखेंगे तो ये वाला सिलेंडर दिखेगा, ये वाला सिलेंडर क्या, ये, इसके अंदर छोटा सा एम्पियर्स लूप दिखेगा, ये वाला क्या, एम्पियर्स लूप। और करंट कहाँ से आएगा, सिलेंडर से आएगा कि एम्पियर्स लूप से आएगा? सिलेंडर से आएगा। एम्पियर्स लूप तो इमेजिनरी है, बस हम मन में सोच रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। सिलेंडर से करंट ऐसे आता हुआ दिखेगा, और ऐसे झांक के देखेंगे तो मेरे मुंह की तरफ आता हुआ दिखेगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो आता हुआ दिखेगा भाई, तो इसमें सिलेंडर के हर एक पॉइंट से तुमको दिखेगा क्या, कि करंट आ रही है, किधर की तरफ, बाहर की तरफ। करंट आती हुई दिखेगी किधर, बाहर के तरफ, सिलेंडर के सरफेस। ये सिलेंडर का सरफेस है, इससे करंट आ रहा है। और इसके अंदर जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, ये है आपका एम्पियर्स लूप। ये रहा सेंटर, यही डिस्टेंस है आपका स्मॉल आर, और ये वाला डिस्टेंस है आपका क्या, क्लियर, समझ में आ रही है? एम्पियर्स लूप का सिलेक्शन हो गया जिसमें करंट दिख रहा है। अब हमको एम्पियर लूप का डायरेक्शन मानना है। डायरेक्शन मानने के लिए लगाइए क्या, राइट हैंड, करंट किधर आ रही है, बाहर की तरफ। उंगली कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, मतलब एम्पियर्स लूप का डायरेक्शन इधर ये, और इधर क्या, पी पॉइंट कहीं पर, यहीं पर तो है पी पॉइंट, यही ना पॉइंट पी है। अब इस पी पॉइंट पर जब आप डीएल लीजिएगा, तो इस पी पॉइंट पर डीएल लीजिएगा तो लूप के डायरेक्शन में ये रहा डीएल। और इस पी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का बात करिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा कि नहीं, टेंजेंशियल। मतलब अगर हम लोग बात करें थीटा का, तो थीटा यहाँ पर भी कितना है, बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा कितना, 0 डिग्री। अब देखो कि हम लोग लगाएंगे क्या, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो जब बात करेंगे बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ हम लोगों को कहता क्या है दोस्त, कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो लिखिए, वो लिखिए म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के, है ना। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा की जगह कितना, 0 डिग्री, ये लिखिए किसके, म्यू नॉट आई इनसाइड के। आई इनसाइड किसके, एम्पियर्स लूप के अंदर। बात समझ में आ रहा है? कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि लिखिए क्या, इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई इनसाइड के, बी कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकाल लीजिए। क्यों, इस वायर से यहाँ भी उतना डिस्टेंस, यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस, यहाँ भी उतना डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस है, बी कांस्टेंट। बाहर निकालिए, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। दरअसल देखिए बी के जगह बी ही रखने दीजिए, और इंटीग्रेशन डीएल आप कहाँ पर काट रहे हैं, एम्पियर्स लूप पे। कहाँ पर काट रहे हैं, एम्पियर्स
तो जब पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो एम्पियर्स लूप कितना मिलेगा, 2 पाई कैपिटल आर की स्मॉल आर, स्मॉल आर, क्योंकि एम्पियर्स लूप जो है तो स्मॉल आर रेडियस का इक्वल टू म्यू नॉट। और एम्पियर लूप के अंदर कितना करंट है भाई, एम्पियर लूप के अंदर कोई करंट ही नहीं है, करंट तो सर बाहर से आ रहा है इधर के तरफ, और एम्पियर लूप अंदर में खेल रहा है, तो कोई करंट नहीं है, तो म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड का वैल्यू कितना, 0 हो जाएगा। यानी बी इक्वल टू कितना हो गया, 0, और ये 2 पाई आर आया नीचे। यानी कि जब बात हुई किस चीज की, बी इनसाइड की, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, याद आ रहा है थोड़ा सा, चार्ज हॉलो स्फेरिकल सेल, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, 0 होता था। ऐसे इसके अंदर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड, कारण क्या, अंदर कोई करंट ही नहीं है भाई, जब अंदर कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। इतना बात समझ में आया। अब देखिए कि इसमें हम लोग दूसरे केस का बात करें, केस 2 का। तो केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, इफ पॉइंट P इज आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस अगर लेंगे, अगर पॉइंट P कहाँ ले, आउटसाइड द सरफेस। ध्यान देना, ये था सिलिंड्रिकल वायर अपना, इस सिलिंड्रिकल वायर को इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया हुआ था, इससे करंट बह रहा था कितना, इसका रेडियस था कितना, कैपिटल आर, इसका एक्सिस कुछ ऐसे गुजर रहा था। और इस बार कह रहा है कि आपका जो पॉइंट P है वो इसके एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, और कहाँ, सरफेस के बाहर। सबसे पहला काम क्या, एम्पियर्स लूप सेलेक्ट कीजिए। तो एम्पियर्स लूप सेलेक्ट कीजिए तो क्या ध्यान में रखिए कि एम्पियर्स लूप जो होना चाहिए आपका एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, P पॉइंट से पास करना चाहिए, और सिमेट्रिक होना चाहिए। भैया ये था सिलेंडर, तो इसका सिमेट्रिक बड़ा वाला सर्कल होगा सिमेट्रिक। तो ये हो गया क्या आप, ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका एम्पियर्स लूप। अब फिर से इस एम्पियर्स लूप का क्या करिए आप, टॉप व्यू लीजिए। तो टॉप व्यू लीजिएगा तो इस बार आप देखिए कि जब इसका आप टॉप व्यू लीजिएगा, जब इसका आप टॉप व्यू लीजिएगा तो टॉप व्यू लेने पर एम्पियर्स लूप बड़ा सर्कल दिखेगा आपको, ऊपर से देखिएगा ऐसे। तो एम्पियर्स लूप दिखा कैसा, एक बड़ा सर्कल, ये वाला हो गया क्या, एम्पियर्स लूप। और इसके अंदर में जो है तो सिलेंडर वाला एक सर्कल दिखेगा, इसके अंदर में आपको सिलेंडर वाला एक सर्कल दिखेगा। जो सिलेंडर वाला सर्कल कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा जो होगा, एक छोटा सर्कल, ये है सिलेंडर वाला सर्कल। बात समझ में आ रहा है, अंदर सिलेंडर छोटा सा सर्कल दिखेगा ऊपर से देखेंगे तो, और नीचे ये एम्पियर्स लूप एक बड़ा सा सर्कल दिखेगा। ध्यान देना है कि करंट आएगा कहाँ से, सिलेंडर से कि एम्पियर्स लूप से, सिलेंडर से। किधर आता हुआ दिखेगा, मेरे मुंह के तरफ, बाहर के तरफ। जब इसमें ऊपर से झांक के देखोगे तो करंट ऐसे आता हुआ दिखेगा कि नहीं, इधर बाहर के तरफ। बाहर के तरफ दिखेगा तो क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, ये आ रहा है करंट। अब ध्यान दीजिएगा कि ये है आपका सिलेंडर, इसका रेडियस कितना, कैपिटल आर, और ये है आपका एम्पियर्स लूप, इसका रेडियस कितना, स्मॉल आर। ये है क्या आपका, ये है आपका एम्पियर्स लूप। अब अगला काम क्या बच रहा है, अगला काम बच रहा है क्या, कि एम्पियर लूप का डायरेक्शन लीजिए। तो डायरेक्शन किससे, राइट हैंड, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा या 4 उंगली मुड़ेगा ऐसे, 4 उंगली मुड़ेगा ऐसे, तो लूप का डायरेक्शन भी होगा कैसे, पॉइंट P है इधर कहीं पर, तो यहाँ पर जब हम DL लेंगे, तो पॉइंट P पर जब DL लेंगे तो ये तो लूप के डायरेक्शन में लेंगे, लूप ऐसे घूम रहा है तो DL भी ऐसे घूमेगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम, दोनों टेंजेंशियल, यानी थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। अब एम्पियर्स सर्किटल लूप क्या कहता है, कहता है क्या, बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहता है क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट DL जो होगा आपका वो किसके बराबर में, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर में। भैया इंटीग्रेशन ऑफ BDL cos थीटा लिखेंगे कितना, 0 डिग्री, इक्वल टू हो जाएगा कितना, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर में।
कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 1। तो कॉस 0 डिग्री जब हो जाएगा 1, तो ये देखो कि यहाँ से जो लिखेंगे इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू वो कितना लिखेंगे, म्यू नॉट आई, इनसाइड के बराबर में बी कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर में। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के बारे में जरा सा सोचिए कि अब की बार जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होगा आपका, ये फिर से एम्पियर्स लूप के लेंथ के बराबर में हो जाएगा, और एम्पियर लूप का रेडियस स्मॉल आर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई। और ध्यान दीजिएगा कि आई इनसाइड, इस बार सारा का सारा करंट जो बाहर आ रहा है वो एम्पियर लूप के अंदर है। तो आई इनसाइड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट आई, क्यों कि इससे कितनी करंट बह रही है, आई करंट बह रही है। अब जब यहाँ पर वैल्यू डालिएगा तो b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के जगह पर कितना 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, और आई इनसाइड के जगह पर कितना, यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बात समझ में आ रहा है? मतलब जो हम लोग b इनसाइड b आउटसाइड लिख रहे हैं, b कहाँ लिख रहे हैं, आउटसाइड, और ये आ रहा है कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। जरा सा ध्यान से देखो दोस्त, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर b जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, मतलब इस सिलेंडर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, और इनफाइनाइट पर जाकर क्या लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। अब देखिए ये आउटसाइड निकल गया। अब तीसरा केस में बात करें, तो अगर तीसरा केस में बात करिएगा केस 3, तो केस 3 में बात करिएगा कहाँ पर, इफ पॉइंट P इज, इफ पॉइंट P इज एट द सरफेस, यानी कि स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखो कि जब पॉइंट P ये था, बाहर में जब पॉइंट P था, तो ये वाला हम लोग लेते थे कैपिटल R, ये वाला क्या लेते थे, कैपिटल, और पॉइंट P अगर बाहर होता था तो ये वाला क्या लेते थे, स्मॉल r। तो B आउटसाइड का जो फॉर्मूला अभी देखे हैं, B आउटसाइड का, तो B आउटसाइड में अभी हम लोग देखे हैं क्या कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो अगर B एट सरफेस हम लोग करेंगे, B एट सरफेस हम लोग निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और यहाँ से घट के जब धीरे 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 हम सरफेस पर आने लगेंगे तो ये स्मॉल r किसके बराबर में हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर में। तो स्मॉल r के जगह पर क्या लिखेंगे, कैपिटल R, क्यों कि एट सरफेस जो है, एट सरफेस जो है वो स्मॉल r किसके बराबर में हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर में। तो जो हम लोग लिखे B एट सरफेस, ये B एट सरफेस कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई कितना 2 पाई कैपिटल R। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से 3 केस हम लोग एनालाइज किए अभी तक। 3 केस में क्या क्या एनालाइज किए, तो भैया केस 1 था बी इनसाइड का, केस 1 था किस चीज का, बी इनसाइड का, और बी इनसाइड में हम लोगों ने कितना पढ़ा, 0। दूसरा केस हुआ बी एट सरफेस का, तीसरा केस पढ़े थे बी एट सरफेस कितना पढ़े, म्यू नॉट बाई आई 2 पाई कैपिटल R। और बी आउटसाइड कितना पढ़े, और बी आउटसाइड पढ़े कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल r। आउटसाइड के केस में जो है स्मॉल r बड़ा होता था और कैपिटल R क्या होता था, छोटा। मतलब ये बड़ा से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा मिलेगा, और इसमें छोटा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये 0 ही है, ये छोटा ही है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस पे भी मिलता है वो कैसा मिलता है, मैक्सिमम। पता चल रहा है कैसे, जो ये R बड़ा चीज है, स्मॉल r क्या है, सरफेस के बाहर है, तो कैपिटल R से तो बड़ा है, तो बड़ा चीज से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट छोटा मिलेगा, और छोटा चीज से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट, और तीसरा वाला एक 0 ही है। तो ये 0 है, ये इससे बड़ा है, ये सबसे सबसे बड़ा मतलब क्या,
मैक्सिमम। अब आपसे सवाल पूछ देगा क्या, सवाल पूछ देगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक ना, सवाल क्या पूछ देगा, कहेगा क्या कि ड्राउ ग्राफ ऑफ बी वर्सेस आर फॉर hollow cylindrical, for hollow cylindrical, for hollow cylindrical wire, hollow cylindrical conducting wire, hollow cylindrical conducting wire है, तो इसके कारण आप क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में हमको ग्राफ बताइए। ध्यान दीजिएगा कैसे ग्राफ बनाएंगे, ऐसा ही ग्राफ हम लोग एक बार पहले भी बना चुके हैं और एक बार फिर से बनाने वाले हैं। ये हो गया आपका आर और इस पर ये रखिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड बी। ये है क्या आर और इस पर रखे हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड बी। जरा सा सोचना, सिलेंडर था तो सिलेंडर कैसा रहा होगा, सिलेंडर रहा होगा कुछ ऐसा, और यही पॉइंट जो नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट कहाँ पर होगा, कैपिटल आर पे, रेडियस हो जाएगा ये सिलेंडर का। अब इस आर से अंदर हम जब भी रहेंगे, तो इस आर से अंदर हम जब भी रहेंगे, इस आर से अंदर हम जब भी रहेंगे, तो इस आर से अंदर हम जब भी रहेंगे, तो ग्राफ जो बनेगा आपका, वो ग्राफ बनेगा हमेशा कैसा, ग्राफ बनेगा 0 के बराबर का। सरफेस के अंदर है ना, ग्राफ कितने का बना, 0 का। यहाँ पर b इक्वल टू कितना है, 0 इनसाइड में। जैसे ही हम सरफेस पर आए अचानक से, जैसे ही हम सरफेस पर अचानक से पहुंच रहे हैं, कि सरफेस पर आते ही मैंने क्या देखा, सरफेस पर आते ही मैंने क्या देखा, कि सरफेस पर आते ही मैंने देखा क्या, कि सरफेस पर आते ही मैंने देखा क्या, कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका, ये सरफेस पर जैसे ही आए तो हो गया मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर के बराबर में। अब सरफेस से जैसे ही बाहर आएंगे और दूर जाते जाएंगे, तो आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो बी आउटसाइड जो है, वो बी आउटसाइड जो है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर बढ़ता जाएगा तो बी क्या होता जाएगा, और इनफाइनाइट पे जाकर के ये क्या लगेगा कि ऑलमोस्ट हो गया कितना, 0। यही ग्राफ हो जाएगा आपका किसका, बी वर्सेस आर का। ये था आज हॉलो सिलिंड्रिकल वायर। अगर सॉलिड कंडक्टिंग वायर रहे, कि अब सिलेंडर रहे लेकिन बीच में भी भरा हुआ रहे, तो उसके कारण हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है, उसमें भी 3 केस बनेगा। 3 केस क्या बनेगा, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। लेकिन उसमें इनसाइड में 0 नहीं होगा, क्यों कि बीच में भी मटेरियल है, करंट आएगा बीच से भी। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना हम आपको अगले दिन सिखाएंगे, जिसमें आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी। किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, तो जरूरत पड़ेगी क्या, जरूरत पड़ेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है क्या, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। आप पढ़े होंगे करंट डेंसिटी वेक्टर जे, है ना, और वेक्टर जे इक्वल टू आपको मैं क्या पढ़ाया था, आई बाई पढ़ाया था ना, करंट पर यूनिट एरिया। ये आप लोग क्या करके आइएगा, रिवीजन करके आइएगा, ये आप लोग रिवीजन करके आइएगा। तो अगले दिन हम लोग सॉलिड सिलेंडर के कारण, ठीक ना, सॉलिड सिलेंडर का केस हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि एम्पियर सर्किट लॉ का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले दिन इसका एक और एप्लीकेशन देखेंगे, वो भी आपको समझ में आएगा। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले क्लास में।